नमस्कार, आदाब। मैं अशर यासिर, स्वागत है आपका सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। ईवीएम पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने, कांग्रेस बोली लोकतंत्र को टेक्नोलॉजी पर नहीं छोड़ा जा सकता। मुंबई में अस्पताल के बाहर खाने के लिए लाइन में खड़ी थी मुस्लिम महिला, शख्स ने कहा जेसार बोलो, इनकार करने पर भगाया। एक हफ्ते में 5 राज्यों का दौरा करेगी जेपीसी, शीतकालीन सत्र में टेबल होगा वक्फ बिल। सपा की महाराष्ट्र वाली लिस्ट में दिखाएं फैक्टर, अखिलेश ने उतारे 9 मुस्लिम उम्मीदवार, एमबीए की बड़ी टेंशन। अरविंद केजरीवाल बोले पटाखे नहीं दिए जलाएं, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, सभी की सांसें हैं जरूरी। यूपी के बलिया में पुलिसकर्मियों से भरी बस पलटी, 29 जवान घायल, सामने आए हादसे की वजह। इजरायली सेना ने ईरान को फिर दी चेतावनी, कहा हमला किया तो करेंगे जोरदार पलटवार। अब समाचार विस्तार से। चुनाव आयोग ने हाल ही में हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव में मतदान के दौरान ईवीएम को लेकर की गई कांग्रेस की शिकायतों पर जवाब दिया और लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस को 1642 पन्नों का जवाब भेजा और कहा कि पार्टी की तरफ से लगाए गए आरोप बेबुनियादी थे। पार्टी को ऐसे गैर जिम्मेदाराना आरोपों से बचना चाहिए। अब इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है और आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है जब मशीन पूरे दिन बंद रहती है और फिर कुछ दिनों के बाद गिनती के लिए उसे दोबारा खोला जाता है तो उसमें 99% बैटरी लाइफ होती है। ये साइंस के किसी भी नियम को पूरी तरह से खारिज करता है कि एक मशीन, एक ईवीएम पूरे दिन 8 बजे से शाम 6 बजे तक या सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक इस्तेमाल में रह सकती है और एक बार इसकी बैटरी लाइफ 99% होती है। मशीन को बंद कर दिया जाता है, इसे एक स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है और फिर कुछ दिनों के बाद बाहर लाया जाता है और वोटों की गिनती की जाती है। उन्होंने आगे कहा कि मैं समझने में नाकाम हूं कि ईसीआई ईवीएम के इतना सपोर्ट में क्यों है। फैक्ट यह है कि अनुच्छेद 324 के तहत ईसीआई पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। उन्हें इससे क्या फर्क पड़ता है कि चुनाव ईवीएम से होगा या बैलेट पेपर से। पूरी दुनिया में बिना किसी अपवाद के, यहाँ तक कि उन देशों में भी जहाँ भारत से पहले ही ईवीएम का इन्वेंशन किया गया था, हर कोई बैलेट पेपर की ओर लौट गया था क्योंकि लोकतंत्र इतना कीमती है कि इसे टेक्नोलॉजी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। चुनाव आयोग को न सिर्फ इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए बल्कि देश को बैलेट पेपर की ओर वापस ले जाने की पहल करें। वहीं भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि अब देखिए, भारत का चुनाव आयोग एक और संवैधानिक संस्था है जिसने कांग्रेस पार्टी को उसके गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियादी आरोपों के लिए फटकार लगाई है। कांग्रेस पार्टी जब भी कोई चुनाव जीतती है, चाहे वो उस समय कर्नाटका में हो, तेलंगाना में हो, ईवीएम और चुनाव आयोग को ठीक मानती है। जब वो चुनाव हार जाती है तो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने लगती है। महाराष्ट्र के मुंबई में टाटा अस्पताल के बाहर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक शख्स लोगों को खाना बांटते हुए नजर आ रहा है, लेकिन आरोप है कि खाना बांटते समय ये शख्स लोगों को जेसार का नारा लगाने को कह रहा है। आरोप है कि इस व्यक्ति ने एक मुस्लिम महिला को भी नारे लगाने के लिए कहा। वीडियो में एक हिजाब पहनी महिला इस बात का विरोध कर रही है कि उसे नारे लगाने के लिए कहा गया और उसने नारा नहीं लगाया तो उसे भगा दिया गया, साथ ही खाना नहीं दिया गया। इसके बाद कुछ लोगों ने जब लगातार शख्स को ऐसा करते देखा तो फिर वीडियो बनाने शुरू कर दिए। वीडियो में लोग कह रहे हैं कि खाना बांट रहे हैं और जेसार कहने के लिए कह रहे हैं, इसमें कोई आपत्तिजनक नहीं है। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि खाना बांटने के नाम पर ऐसे नारे लगवाना गलत है, ये भेदभाव है, दूसरे धर्म के व्यक्ति पर उसे थोपा नहीं जा सकता। इस बीच हिजाब पहनी एक महिला इस बात का विरोध कर रही है कि उसे नारे लगाने के लिए कहा गया। उसका कहना है कि नारे नहीं लगाए तो उसे भगा दिया गया और खाना नहीं दिया गया। व्यक्ति खुद मान रहा है कि वो नारे लगाकर लोगों को खाना बांट रहा है, इसमें कुछ गलत नहीं है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति भंडारा बांट रहा है जिसमें वो कतार में खड़े लोगों से कह रहा है कि जिसको खाना लेना होगा वो जेसार का नारा लगाएगा, जिसको जेसार नहीं बोलना है वो लाइन में नहीं आएगा। कतार में एक मुस्लिम महिला भी है जो इस पर आपत्ति जताती है, उससे बुजुर्ग व्यक्ति भगाने लगता है और फिर दोनों में तीखी बहस होने लगती है। इस बीच वीडियो बनाने वाला शख्स हस्तक्षेप करता है जिसे महिला कहती है, बुजुर्ग शख्स कह रहा है कि वो जय श्री राम बोलेगी तभी खाना दूंगा, नहीं तो भागो यहाँ से। हालांकि इस पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पिछले कुछ दिनों से काफ़ी चर्चा में है, जिसको लेकर एक समिति का गठन किया गया है जो इस पर विचार करने के लिए बनाई गई थी कि
जिसकी मंगलवार को हुई बैठक में खूब हंगामा हुआ। जेपीसी की मीटिंग में दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक को बुलाए जाने पर विपक्षी दलों ने विरोध किया और उसके आते ही सदस्यों ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। अब वक्त पर बनी जेपीसी एक हफ्ते में 5 राज्यों का दौरा करके स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक करेगी। वक्फ संशोधन विधेयक बिल 2024 पर पब्लिक कंसल्टेशन के लिए समिति का ये आखिरी दौरा होगा। इसके चलते संयुक्त संसदीय समिति 9 नवंबर को असम की राजधानी गुवाहाटी से अपना दौरा शुरू करेगी। इसके बाद 11 नवंबर को समिति भुवनेश्वर के ओडिशा का दौरा करेगी। इसके बाद जेपीसी पश्चिम बंगाल के कोलकाता का रुख करेगी और 12 नवंबर को वहां का दौरा करेगी। फिर जेपीसी बिहार के पटना का दौरा करेगी। इसके बाद यूपी के लखनऊ में 13 नवंबर को संयुक्त संसदीय समिति का दौरा होगा। वक्फ के मामलों को सुनने और समझने के लिए समिति का ये आखिरी दौरा होगा। इस दौरे से लौटने के बाद समिति दिल्ली में बैठक कर अपनी फाइनल रिपोर्ट की तैयारी करेगी। जेपीसी नवंबर के आखिरी हफ्ते तक अपनी रिपोर्ट तैयार कर संसद के शीतकालीन सत्र में टेबल कर देगी। इससे पहले संयुक्त संसदीय समिति ने 6 दिन में 5 राज्यों का दौरा किया था। 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक लगातार 5 दिन मीटिंग कर 7 राज्यों की अल्पसंख्यक बॉडी से मुलाकात की थी। इस दौरान जेपीसी ने 26 सितंबर को मुंबई और अगले दिन 27 सितंबर को गुजरात, 28 सितंबर को हैदराबाद, 30 सितंबर को चेन्नई और अक्टूबर के बेंगलोर का दौरा किया था। इसके साथ ही समिति ने स्थानीय अल्पसंख्यक आयोग और अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग की थी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अनियमितताओं के कांग्रेस के आरोपों को निर्वाचन आयोग ने खारिज कर दिया है। इस पर अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रतिक्रिया सामने आई है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा है कि मैं चुनाव आयोग का दिल से धन्यवाद करता हूं। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के झूठ को नकार दिया है, क्योंकि कांग्रेस लगातार झूठ का सहारा लेकर चलती है। कांग्रेस का झूठ अब बिकने वाला नहीं है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और देश को लूटने का काम किया, इस लोगों ने उन्हें नकार दिया है। मैं चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत करता हूं। झूठ से अगर वोट मिल जाए तो लोगों का शोषण कर लें, आज सभी लोग उसको जान चुके हैं। कांग्रेस का जो झूठ है अब वो बिकने वाला नहीं है। मैंने कहा भी था, कांग्रेस ने इस प्रकार का यहाँ पर मोमेंटम खड़ा किया, कांग्रेस आएगी भाई, कांग्रेस आएगी, कहाँ आएगी कांग्रेस, कहीं दिखाई तो दे नहीं रही थी। परंतु इनके कांग्रेस के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनको ये नजर आ रहा था कि कांग्रेस है, भाई उनको तो नजर आएगा। मेरे को लोग पूछते थे, लोग कहते थे मेरे को, कहा बड़ी हवा चल रही, वहां कोई हवा नहीं चल रही। ने कांग्रेस के बड़े नेता हैं, ने घर में बैठ कर कहेगा कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी, कहा कांग्रेस आएगी। कांग्रेस तो तब आए ना जब इन्होंने कोई काम किया हो। काम तो किया लूटने का, देश को भ्रष्टाचार किए, घोटाले किए, लोगों को लाइन में खड़ा किया। 4-4 दिन में गैस का सिलेंडर मिलता था, उसको तो भूल गए कांग्रेस के नेता। कहा कांग्रेस आएगी, कहा कांग्रेस आएगी। लोगों ने नकार दिया उस झूठ को और एक झूठ फैलाया था कि संविधान को खत्म करेंगे। राहुल गांधी का भी झूठ नहीं चलेगा उसका, अब सुपड़ा साफ है और मैं चुनाव आयोग की उस फैसले का स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी और महाविकास आघाड़ी के बीच सीट बंटवारे को लेकर तालमेल नहीं बन पाया। महाविकास आघाड़ी से 5 सीटें मिलने की उम्मीद लगाए बैठे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आखिर में बागी रुख अपनाते हुए 9 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 9 उम्मीदवारों का नामांकन कराकर समाजवादी पार्टी ने एमवीए की टेंशन बढ़ा दी है। वहीं एमवीए के बागी ने भी नामांकन दाखिल कर इसमें इजाफा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। सपा ने जिन 9 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं उनमें से ज़्यादातर सीटें मुस्लिम वोटर्स के प्रभाव वाली हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की ओर से महाराष्ट्र चुनाव के उम्मीदवारों की लिस्ट में एम फैक्टर भी साफ देखा जा सकता है। चुनाव के लिए जिन 9 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है उनमें से 7 उम्मीदवार मुस्लिम हैं। सपा का यह सियासी दांव इन 9 सीटों पर एमवीए का गेम बिगाड़ सकता है। दरअसल 2011 की जनगणना के मुताबिक महाराष्ट्र में 11.54% आबादी मुस्लिम समुदाय की है। ये मुस्लिम आबादी महाराष्ट्र की 40 सीटों के नतीजों को प्रभावित करने की स्थिति में है। इनमें से ही 9 सीटों पर अखिलेश यादव ने महाविकास आघाड़ी को चरखा दाव दे दिया है। मुंबई की मानखुर्द, शिवाजीनगर, भयखला और ठाणे की भिवंडी ईस्ट, भिवंडी वेस्ट सीट पर सपा ने उम्मीदवार उतारे हैं। इसके साथ ही धुले, मालेगांव और औरंगाबाद सीट पर भी सपा के प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया है। ये तमाम सीटें मुस्लिम बहुल हैं और यहां वोटों का बिखराव एमवीए को तगड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चन्नीथला ने कहा है कि हम समाजवादी पार्टी से बात कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य महाराष्ट्र में एमवीए सरकार बनाना है और हम इस लक्ष्य के साथ
काम कर रहे हैं। ईसाई द्वारा महाराष्ट्र सरकार की लाडली बहना योजना बंद कर दी गई क्योंकि राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है। महाराष्ट्र की महिलाओं को सरकार से कोई पैसा नहीं मिलेगा। ये सब चुनाव से पहले बोला गया झूठ था। महाविकास आघाड़ी का नया सरकार महाराष्ट्र में बनाना है, इसलिए हम लोग एक होकर काम कर रहे हैं। जनता ये चाहता है, लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र के जनता ये स्पष्ट किया है कि ये शिंदे सरकार निगम्मा सरकार है। सरकार उन्होंने जितना करप्शन किया है उसके खिलाफ हमको आगे आना है, ये लोग तय किया है। आप लोग जानते हैं किसानों की सुसाइड, आत्महत्या सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हुआ, बेरोजगारी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, अंडर डेवलपमेंट सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हुआ है। ये शिंदे सरकार के द्वारा जो लूट हुआ है, महाराष्ट्र के एक्सचेकर का जो लूट हुआ है, इसको बदला लेने के लिए लोग तैयार हैं। उन्होंने लाडली बहन का योजना की, लेकिन उन्होंने अभी बंद है। कैसे बंद है? चुनाव आयोग के द्वारा बंद कर दिया है, इससे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। झारखंड में विधानसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट जारी कर दी है। मंगलवार को आई सूची में कुल 40 नाम हैं, जिनके जिम्मे कांग्रेस उम्मीदवारों का प्रचार करने की जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और केसी वेणुगोपाल जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी, भूपेश बघेल, तारिक अनवर, गौरव गोगोई, किशोरी लाल शर्मा का नाम भी शामिल है। इन नामचीन चेहरों के साथ ही गुलाम अहमद मीर, केशव महतो कमलेश, रामेश्वरम ओरांव, मल्लू भट्टी, हरिप्रसाद प्रणब झा, सुबोधकांत सहाय, इमरान प्रताप गढ़ी, प्रदीप कुमार, राजेश कुमार, सुखदेव भगत, कालीचरण मुंडा, फुरकान अंसारी, चंद्रशेखर दुबे, बंधु तिर्के, शहजाद अनवर, पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीने, जिग्नेश मेवानी, अलका लांबा, उदय भानु, योगेंद्र साव, प्रदीप यादव, मणिशंकर, भीम कुमार, अनवर, अहमद अंसारी, रियाजुल अंसारी, राजेश सिन्हा, सनी और दयामणि बारला के नाम शामिल हैं। वहीं कांग्रेस ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी है, जिसमें बोकारो से श्वेता सिंह और धनबाद से अजय दुबे को उम्मीदवार बनाया गया है। इन दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में दूसरे चरण में 20 नवंबर को मतदान होना है, जबकि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 29 अक्टूबर थी। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड में जिस प्रकार से घंघोर अंधेरा है वो अब घटने वाला है। झारखंड में पिछले 5 सालों से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो सरकार चलाई गई है, उन्होंने पूरे झारखंड को दलालों के हाथों, बिचौलियों के हाथों सौंप दिया है। उन्होंने पूरे झारखंड को लूटा है। अब समय आ गया है कि उनसे मुक्ति मिलने का समय है। मैं कह सकता हूँ कि इस बार बीजेपी की सरकार झारखंड में बनेगी। कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, तीनों ने मिल करके जो सरकार चलाई, अगर हम कहें तो 3 वर्षों पूरे 5 वर्षों तक ये लोगों ने पूरे झारखंड को दलालों के हाथों, बिचौलियों के हाथों, भ्रष्ट अफसरों के हाथों पूरी तरह से लोगों ने सौंप दिया और उन लोगों ने पूरे झारखंड को लूटा, खोखला ही कर दिया समझो। अगर आज आप उनके इर्द गिर्द देखेंगे, जो उनके जो सिपा सलार, कई लोग जेल में हैं, कई लोग जेल से बाहर आ रहे हैं, तो ये राज्य की हालत। वादाएं भी बड़े बड़े उन्होंने किया, लेकिन उस वादों को इन्होंने कभी पूरा नहीं किया। क्योंकि मैं रोज रोज दोहराता हूं, इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि जो व्यक्ति अपने बाबूजी का कसम खाता हो। दिल्ली एनसीआर के नोएडा के सेक्टर 74 स्थित मैरिज हॉल में देर रात अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। नोएडा फायर सेवा विभाग के मुताबिक आग लगने की सूचना मिलने के तत्काल बाद 15 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचाई गईं। आग पर काबू पाने में दमकल कर्मियों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस घटना में हाल में काम कर रहे परविंदर नाम के इलेक्ट्रीशियन की दर्दनाक मौत हो गई। आज थाना क्षेत्र 113 के अंतर्गत ग्राम सरफाबाद के पास सेक्टर 74 में ये लोटस ब्रेंडोर नामक एक काफी बड़ा शादी घर है। इसमें रात लगभग 3:30 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। 10 मिनट के अंदर 3:40 पे
तुरंत फायर की गाड़ियां आ गई थी, इसमें 15 गाड़ियां लगाई गई। काफी बड़ा स्ट्रक्चर है, अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन भी था और बुझाने में इसमें काफी टाइम लग गया। अभी पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और पता चला है अभी कि इसमें एक परविंदर नामक इलेक्ट्रीशियन था, उसकी जलने से मृत्यु हो गई है। बाकी अभी ऑपरेशन जारी है। अभी तो पा लिया गया है, लेकिन चूंकि ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है तो कहीं कहीं पर फिर जल उठती है। हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी लगी हुई हैं। देश के कई राज्यों में दीपावली पर पटाखा फोड़ने पर बैन लगा दिया गया। इस पर बागेश्वर धाम सरकार के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तीखी प्रतिक्रिया आई है। बाबा ने कहा है कि ये देश का दुर्भाग्य है कि जब भी हिंदुओं के त्यौहार आते हैं उनमें साजिश रची जाती, होली दिवाली पर ज्ञान दिया जाता है, कोई बकरीद पर सवाल क्यों नहीं उठाता है। अब उनके बयान पर मौलाना तौकीर रजा ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। तौकीर रजा के मुताबिक दिवाली रोशनी का त्यौहार है, न कि धमाकों और पटाखों का त्यौहार है। दिल्ली में भी पटाखे बैन को हिंदू विरोधी बताया जा रहा है। इस बीच दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भी कहना है कि दिवाली पर पटाखे नहीं जलाए जाएं, ये रोशनी का त्यौहार है। ऐसा नहीं है कि हम किसी पर एहसान कर रहे हैं। जो भी प्रदूषण होगा उसका खामियाजा हमारे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, सभी की सांसें ज़रूरी हैं। तो ये तो सभी सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है, हाई कोर्ट का भी कहना है, सभी कोर्ट्स का कहना है कि प्रदूषण के मद्देनज़र जो है हमें पटाखे नहीं, हमें दिए जलाने चाहिए। ये लाइट्स का त्यौहार है, ये दिए जला के, मोमबत्ती जला के हम अपना त्यौहार मनाएं, ना कि पटाखे जलाएं। पटाखे जलाने से प्रदूषण होता है। प्रदूषण से कोई ऐसा नहीं है कि किसी पे एहसान कर रहे हैं, हम अपने ऊपर ही एहसान कर रहे हैं। जो प्रदूषण होगा वो हम ही उससे भुगतेंगे, हमारे बच्चे ही, छोटे छोटे बच्चे वही उससे भुगतेंगे। तो इसमें कोई हिंदू और मुसलमान और इसका कोई वो नहीं है। सबकी सांसें जरूरी है, सबकी ज़िंदगी जरूरी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि 29 अक्टूबर 2024 को पीएम ने एक बार फिर से झूठ बोला है। प्रियंका कक्कर के मुताबिक आपका हेल्थ मॉडल ऐसा है जिसकी तारीफ कोफी अनान तक ने भी की है। उन्होंने केंद्र सरकार को निशाना पर लेते हुए कहा है कि आयुष्मान भारत ऐसी योजना है जिससे जुड़ा स्कैम सीएजी भी सामने ला चुका है। ये हम क्यों कर पाए? क्योंकि हम 16% अपने बजट का हेल्थ को अलॉट करते हैं और वही मोदी जी, जैसा मैंने आपको बताया कि जो हेल्थ एलोकेशन नेशनल हेल्थ मिशन ने 2017 की पॉलिसी 2.5% अलॉट करती है पूरे बजट का देश के लिए, मोदी जी उतना भी नहीं कर पा रहे, उसमें भी कटौती कर दी है। हेल्थ एक बड़ा विशेष और इम्पोर्टेंट इशू है हमारे लिए। बार बार हमने इस पे काम किया है। हम इसका इस पूरी प्रेस वार्ता में आपको शायद सारा कुछ ना बता पाऊं जो हमने किया है, बट एक मोटे तौर पे आपको बिंदु बता देती हूँ कि आयुष्मान भारत स्कैम योजना हम दिल्ली में क्यों नहीं लागू करेंगे और क्यों दिल्ली सरकार की योजना इतनी बेहतर है कि मोदी जी को उसका अध्ययन करके उसको पूरे देश में लागू करना चाहिए। आयुष्मान भारत के तहत आप तभी एलिजिबल हो पाएंगे अगर आपकी इनकम प्रति महीना 10,000 से कम है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी कर्मचारियों को दीपावली पर बधाई दी। उन्होंने अपने कहा है कि ये खुशियों का त्यौहार है। 18 साल पहले में पहली बार ऐसा हो रहा है जब एमसीडी कर्मचारियों को वेतन महीना समाप्त होने से पहले मिल रहा है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने निगम के सभी सफाई कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई देते हुए कहा है कि पहले 7 से 8 महीने तक निगम कर्मियों की तनख्वाह रुकी रहती थी, लेकिन अब वक्त से पहले मिलती है। 18 साल पहले होता था कि लोगों को महीने की तनख्वाह महीने में मिला करती थी, लेकिन उसके बाद नगर निगम में बीजेपी आई और बीजेपी के कार्यकाल के दौरान 6-6 महीने, 8-8 महीने लोगों को तनख्वाह नहीं मिलती थी टाइम पे। अपनी तनख्वाह तक लेने के लिए लोगों को धरने प्रदर्शन करने पड़ते थे। हम देखते थे कि 70-80% टाइम लोगों का धरने प्रदर्शन करने में जाता था और धरने प्रदर्शन भी कोई बड़ी मांग के लिए नहीं, अपनी तनख्वाह लेने के लिए कर्मचारी धरने प्रदर्शन किया करते थे। तो इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार था कि सारा पैसा भ्रष्टाचार के उस पर चढ़ जाता था। पिछले 2 साल से हमारी सरकार है नगर निगम के अंदर और 2 साल से लोगों को हर महीने के पहले हफ्ते उनके अकाउंट में तनख्वाह आ जाती है। पिछले 2 साल में एक भी इंसिडेंट ऐसा नहीं हुआ जब सफाई कर्मचारियों को धरना प्रदर्शन या हड़ताल करनी पड़ी हो, जबकि उसके पहले 15 साल जब बीजेपी की सरकार थी, आप उठा के देख लीजिए कि लगभग
सफाई कर्मचारी, दूसरे कर्मचारी हड़ताल पे ही रहते थे, काम पे कम रहते थे, हड़ताल पे ज़्यादा रहते थे। यूपी के बलिया के बैरिया थाना क्षेत्र के चांद पेट्रोल पंप के पास देर रात बिहार स्पेशल बीएमपी 2 डिहरी से जा रही थी विधि व्यवस्था ड्यूटी में सिवा, वही रास्ते में 12:30 पौने 1 किलोमीटर वही बस जो था सो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। सब लोगों को देख रहे हैं। कितने जवान घायल हैं सर? इसमें अभी हम ले रहे हैं और हम ले रहे हैं, इसलिए हमको पूरा ये नहीं आंकड़े को कितने जवान वो आंकड़ा ये इसलिए नहीं कर सकते हैं ना कि अभी हम ले रहे हैं पूरा, सब जगह जगह घूम रहे हैं। हमारे कुछ जवान और अलग हॉस्पिटल में भी है, आपके वहाँ पर सोनबरसा में भी है, तो वो सब लेके तब हम फिर उसका वेरीफाई कर पाते हैं। कहाँ से जा रहे थे, कितने लोगों की टीम थी, कितने लोग से जा रहे थे? यहाँ पर एक बस थी हमारी, जो बस आ रही थी, इसमें हमारे जवान थे, हमारी पूरी कंपनी आ रही थी, तो उसी में कैसे दुर्घटना हुई है? अब दुर्घटना का कैसे ही तो जांच का विषय है, हम नहीं बता सकते। चुनाव आयोग द्वारा हरियाणा चुनाव में अनियमितताओं के कांग्रेस के आरोपों को खारिज करने पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा, जम्मू कश्मीर में चुनाव जीत गए तो ईवीएम सही और हरियाणा में हार गए तो ईवीएम गलत। तो चुनाव आयोग ने दूध को दूध पानी का पानी कर दिया है। यही कारण है कि राज्य में चुनाव का परिणाम अलग आता है, लेकिन जनादेश का सम्मान नहीं करना और चुनाव आयोग का अपमान करना कार्य संस्कृति कांग्रेस की पार्टी की है, इसलिए राजनीति में इनकी साख घटती जा रही है। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर जिस ढंग से लगातार राजनीतिक प्रतिशोध के तहत हमला किया जाना, जम्मू कश्मीर में चुनाव जीत गए तो ईवीएम सही, हरियाणा में हार गए तो ईवीएम गलत, तो चुनाव आयोग ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। और यही कारण है कि राज्य के अंदर में अलग अलग जगह पर चुनाव परिणाम आते हैं तो जनादेश का सम्मान नहीं करना, चुनाव आयोग का अपमान करना, ये कार्य संस्कृति कांग्रेस पार्टी का है, इसीलिए राजनीति में साख इनकी घटती जा रही है। जनस्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि चुनाव आयोग जो भी चुनाव चिन्ह देगा उसे हम स्वीकार करेंगे। चुनाव चिन्ह महत्वपूर्ण नहीं है, बिहार में बदलाव महत्वपूर्ण है। आज चुनाव आयोग जो भी चुनाव चिन्ह देगा हम उसे लेकर जनता के बीच जाएंगे। अच्छे उम्मीदवार का चुनाव महत्वपूर्ण है। नहीं, सेव की मांग नहीं की गई है। सेव भी एक ऑप्शन है। सिंबल अलॉट करना तो चुनाव आयोग का प्रीरोगेटिव है, जो भी सिंबल वो अलॉट करेंगे। सिंबल महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है बिहार में बदलाव, महत्वपूर्ण है अच्छे प्रत्याशी का चुनाव। जन स्वराज के नाम पर जो लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, जो भी चुनाव आयोग सिंबल देगा आज, उसको लेकर हम लोग घर घर पहुंचेंगे। अभी एक काफी चर्चाएं हो रही है और पक्ष जो है आपके प्रत्याशियों को लेकर के हावी है और उनके क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जैसे कि इमामगंज हो गया या फिर बेलागंज के प्रत्याशी हो गए। विपक्षी ट्रोल कर रहे हैं आपके उम्मीदवार। सिर्फ 12वीं पास से प्रत्याशी उतारे हैं, उनको हाईली एजुकेटेड व्यक्ति। देखिए, ऐसा है कि जो जन स्वराज का मोटो है, जो स्लोगन है कि सही व्यक्ति और सही सोच का व्यक्ति और सब समाज के सामूहिक प्रयास, जो तीन बात है, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। हरियाणा चुनाव में अनियमितताओं के कांग्रेस के आरोपों को चुनाव आयोग द्वारा खारिज किए जाने पर आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, एजेंडे में शामिल होने के लिए चुनाव आयोग को बधाई। जब अनुच्छेद 324 की संरचना की गई थी तो इसकी कल्पना किसी मशीन या मशीन के रूप में नहीं की गई थी, कागज के संरक्षक, लेकिन स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के रूप में की गई थी। यदि आपको 1% भी संदेह है तो आपको मतपथ पर वापस जाने से कौन रोकता है। ना जाने कैसी मोहब्बत कर बैठे हैं साहब आप। अगर 1% भी डाउट, व्हाट स्टॉप्स यू इन गोइंग बैक टू बैलेट? दुनिया के बाकी मुल्कों में क्यों? मेरा सीधे ये कहना है कि ये मशीन को लेकर के पॉजिटिव होना और उसको डिफेंड करना, ये 324 नहीं कहता है। मैं कहना चाहूंगा मुख्य चुनाव आयुक्त, क्योंकि वही बयान दे रहे थे और अच्छी बात है, बिना शेर और शायरी के बयान दे रहे थे, लेकिन मूलभूत रूप से आपको समझना होगा कि यू आर कस्टोडियन ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। किसी मशीन के कस्टोडियन नहीं है, किसी कागज के नहीं। इसलिए अगर कहीं शंका होती है ना, तो उसके लिए इस तरह की शब्दावली खारिज है। आप इतने दिन सरकार में रहे, आपको ये नहीं करना चाहिए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की सीनियर नेता अशोक गहलोत ने अपने राज्य की 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और जीतेगी भी।
इतना ही नहीं, उन्होंने महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की जीत का भरोसा जताया है। बहुत दीपावली की, धनतेरस की, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली सबके लिए शुभ हो, सभी परिवार के लिए ये बहुत शुभकामनाएं। राजस्थान में अब जो है उपचुनाव हो रहे हैं, इसको लेकर के क्या कहना चाहिए? चुनाव भी जीतेंगे और महाराष्ट्र भी जीतेंगे। माहौल अच्छा है और कैंपेन कर रहे सब लोग मिलते रहे। महाराष्ट्र में कांग्रेस एकजुट है सब जगह, ठीक है। महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव हो रहे हैं, आप कहता हूँ आपको सभी जगह माहौल अच्छा है। गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ चल रहे हमले के बीच इजरायली सेना ने एक बार फिर ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। इजराइल ने कहा है कि अगर ईरान ने पिछले हफ्ते तेहरान पर किए गए हमलों के लिए इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की तो उसे बहुत कड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल की तरफ से ये भी कहा गया है कि इस बार ईरान में उन लक्ष्यों को भी टारगेट किया जाएगा जिन्हें अब तक निशाना नहीं बनाया गया था। इजरायली सैन्य प्रमुख ने कहा कि ईरान ने इजराइल पर एक दो मिसाइल हमला करने की गलती की तो वो ईरान पर बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि अगर ईरान गलती करता है और इजराइल पर मिसाइलों की बौछार करता है तो हमें पता है कि ईरान तक कैसे पहुंचना है। इस बार उन क्षमताओं के साथ पहुंचना है जिनका हमने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। सैन्य प्रमुख ने ये भी कहा कि ईरान में कुछ लक्ष्यों को चुना गया है क्योंकि हमें ऐसा फिर से करने की जरूरत पड़ सकती है। अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, हम अभी इसके बीच हैं। गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में तेहरान में बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया गया था, जिसके जवाब में इजरायली लड़ाकू विमानों ने ईरानी सैन्य ठिकानों और मिसाइल उत्पादन सुविधाओं पर हमला किया है। इसी के बाद से इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है, जिसे लेकर इजराइल ने चेतावनी जारी की है। इजराइल की ओर से ईरान पर हमला करने के बाद संभावित पलटवार की आशंका को देखते हुए अमेरिका ने भी ईरान को चेतावनी दी थी। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट से बात करने के बाद कहा था कि ईरान को इजराइल के हमलों का जवाब देने की गलती नहीं करनी चाहिए। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए अपने रहें सियासत टीवी के साथ।